भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार। नए साल में संस्कृति संवाद के पहले एपिसोड के साथ आप सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वागत है आपका हमारे खास शो संस्कृति संवाद में। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। आपने कभी सोचा है कि इतने विदेशी आक्रमणों के बाद भी भारतीय सभ्यता कभी नष्ट क्यों नहीं हुई? इसकी वजह है यहाँ की महान संस्कृति, यहाँ की ज्ञान परंपरा, जिसने भारत की आत्मा को हमेशा जीवित रखा। इसी महान संस्कृति के विभिन्न पहलुओं जैसे कि कला, संगीत और विरासत को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास है हमारा ये विशेष कार्यक्रम संस्कृति संवाद। इसमें आप हर हफ्ते देखते हैं भारतीय संस्कृति के विविध रंग। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर और दिखाते हैं आपको आज के एपिसोड की झलकियां। IGNCA में भारत की कार्टूनिंग संस्कृति पर एक अनूठी प्रदर्शनी और संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इन स्त्रियों की कहानियां हमारी लोक कथाओं में शामिल होनी बेहद जरूरी है। कोई तो गाना गाता था, कोई नाचता था, कोई कथा कहता था, तो हम लोग सब मिश्रा ब्राह्मण हैं। बनी प्राकृतिक सौंदर्य और प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाली माता शक्ति यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। झलकियों के बाद अब चलते हैं संस्कृति संवाद के पहले सेगमेंट साप्ताहिक सुर्खियां की तरफ। इस सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे कि पिछले हफ्ते कला और साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हुए। आइए एक नजर डाल लेते हैं इस सप्ताह की सुर्खियों पर। IGNCA में भारत की कार्टूनिंग संस्कृति पर एक अनूठी प्रदर्शनी और संगोष्ठी का आयोजन हुआ। व्यंग चित्र कैरिकेचर कल्चर इन इंडिया विषय पर आयोजित संगोष्ठी में उद्घाटन भाषण देते हुए IGNCA के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने कहा, कार्टूनिंग हैज इट्स ओन स्पेस इन द एंटायर एरिना ऑफ आर्ट एंड इट रियली क्रिएट्स समथिंग which is not possible for others to create in many more words. Like we always say that what a cartoon says in just a couple of words and 2-3 caricatures, even a big article on an edit page cannot say. So those things are very important as far as cartooning is concerned. गोष्ठी की प्रस्तावना देते हुए डॉक्टर ऋतु गेरोला खंडूरी ने कहा, So this exhibition is a story about cartooning, but it is also a story about the people behind cartooning, and I hope we can capture that connection and that you can leave this symposium today as well as the event today knowing a little more about the cartoon history of India and the significant role it has played in I would say in shaping cartooning around the world. संगोष्ठी में देश के नामचीन कार्टूनिस्ट डॉक्टर राजेंद्र धोड़पकर, अमर उजाला और पायनियर की पूर्व एडिटोरियल कार्टूनिस्ट मीता रॉय, टाइम्स ऑफ इंडिया के चीफ कार्टूनिस्ट संदीप अध्वर्यु और प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मंजूल ने भारत में कार्टून संस्कृति पर अपने विचार साझा किए। संगोष्ठी के समापन सत्र की अध्यक्षता IGNCA के अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय ने की। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में उन्होंने कहा, नई पीढ़ी को भी जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसमें कार्टून को उचित स्थान, महत्वपूर्ण स्थान मिले तो उससे
अगर कहेंगे तो चाहे वो सरकार के जितने विकास के काम हैं उसमें भी मदद मिलेगी। हम लोग ये दावा करते हैं और सही दावा करते हैं कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हुई हैं, तो लोकतंत्र को मजबूत करने में भी कार्टून का बड़ा भारी उपयोग है। इस अवसर पर अपनी तरह की एक अलग प्रदर्शनी व्यंग चित्र भारत की कार्टून संस्कृति की झलक का आयोजन किया गया। इसमें देश के प्रख्यात कार्टूनिस्टों के कार्टून प्रदर्शित किए गए थे। संस्कृति के प्रचार प्रसार के संबंध में बढ़ावे के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के क्षेत्रीय केंद्र जम्मू का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल उपस्थित रहे। इस विशेष अवसर पर आईजीएनसी के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी भी मौजूद रहे। कला, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में आईजीएनसी का ये एक महत्वपूर्ण कदम है। गुवाहाटी में श्रीमंत शंकर देव, उनकी साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि विषय पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। इसका आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी और कॉटन विश्वविद्यालय के असमिया विभाग द्वारा किया गया। शंकर देव अध्ययन के प्रतिपादक प्रसिद्ध शिक्षाविद प्रोफेसर प्रदीप ज्योति महंत ने इस अवसर पर आध्यात्मिक ज्ञान, साहित्यिक प्रतिभा, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में शैल कला, पुरातत्व और संरक्षण के प्रयास पर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस 4 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आईजीएनसी के आदि दृश्य विभाग और रत्नागिरी के कोंकण जियोग्लिफ्स एंड हेरिटेज रिसर्च सेंटर ने किया। इसमें देश की विभिन्न संस्थाओं से आए हुए विद्वानों ने शैल कला पर व्याख्यान और प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामवासियों और छात्र छात्राओं को धरोहरों के महत्व के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। आईजीएनसी के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने जम्मू के विजयपुर स्थित एम्स का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने संस्कृति और स्वास्थ्य क्षेत्र के समन्वय को लेकर विचारों का आदान प्रदान किया। ये मुलाकात भारत की सांस्कृतिक धरोहर और स्वास्थ्य सेवाओं से सशक्तिकरण की दिशा में एक नई पहल की उम्मीद जगाती है। साप्ताहिक सुर्खियों के बाद अब रुख करते हैं अगले सेगमेंट का। भारतीय शास्त्रीय संगीत में वाद्य यंत्रों का विशेष महत्व है। इन्हीं वाद्य यंत्रों में से एक है सरोद, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत का अभिन्न हिस्सा है। आज सरोद पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित है और इसका श्रेय जाता है उस्ताद अकबर अली खान, उस्ताद हाफिज अली खान और उस्ताद अमजद अली खान जैसे महान संगीतकारों को, जिन्होंने सरोद को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। विश्व प्रसिद्ध सरोद वादक पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान के बाद उनके दोनों पुत्र अमान अली बंगश और अयान अली बंगश भी सरोद की शानदार परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। सांस्कृतिक प्रस्तुति के इस खास सेगमेंट में आज देखिए अयान अली बंगश की मनमोहक प्रस्तुति, जो उन्होंने आईजीएनसीए के 37वें स्थापना दिवस पर दी थी।
It's wonderful to be back and perform for such a reputed organization like Indira Gandhi National Center for Performing Arts. Every concert is like a first concert of your life. So even today, you know, we go with a certain mind frame when we go on stage, but then eventually, you know, the atmosphere, the ambience and the magic of Indian classical music, because it's not a written score, everything happens on stage. अयान अली बंगश के सरोद की मधुर ध्वनि आपके जहन में देर तक गूंजती रहेगी। बहरहाल हम चलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट की तरफ। भारत में सत्ता और प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी हजारों वर्षों से रही है। जब जब आक्रांताओं ने भारत की भूमि पर अपनी कुदृष्टि डाली, तब तब यहाँ के योद्धाओं के साथ साथ अनेकों वीरांगनाओं ने भी शत्रुओं का सामना किया और जरूरत पड़ने पर इस पवित्र भूमि के लिए अपने प्राणों को भी त्याग दिया। यहाँ की स्त्री शासकों ने अपने कुशल शासन का भी लोहा मनवाया। आज हम आपको सिने सर्कल सेगमेंट में कश्मीर की उन 13 महिला शासकों और वीरांगनाओं की कहानी दिखाएंगे जिनके कुशल नेतृत्व का ही परिणाम था कि धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर को एक अनूठा नाम मिला, स्त्री देश। तो आइए देखते हैं ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्त्री देश। राजा अवंती वर्मन, जिनके नाम पर अवंतीपुरा आज भी स्थित है, के पुत्र शंकर वर्मन ने राजगद्दी संभाली और समय ने एक बार फिर करवट ली। इस विजय अभियान में अचानक एक तीर शंकर वर्मन की गर्दन पर लगा और उनकी मृत्यु हो गई। श्रीनगर अभी काफी दूर था। राजा के न रहने पर बगावत के खतरे पैदा हो जाते। रानी दोराहे पर खड़ी थी। उसने एक उपाय सोचा। संकट की घड़ी थी। राज्य को चलाने वाला कोई शासक नहीं बचा था। तब कुछ बुद्धिमान मंत्रियों ने एक जनसभा बुलाई और संभवतः सुगंधा देवी अपने कार्यों और व्यवहार के कारण जनमत संग्रह से चुनी गई पहली शासक बनी। पितृसत्ता में ये तब भी आसानी से हजम नहीं हुआ और कुछ सालों में ही कुछ ईर्ष्यालु मंत्रियों ने षड्यंत्र से सुगंधा को सत्ता से बेदखल कर दिया। फिर कुछ समय बाद सुगंधा के विश्वास पात्र मंत्रियों के कहने पर श्रीनगर के बाहरी इलाके में सत्ता दोबारा पाने की चाह में सुगंधा ने एक युद्ध जरूर लड़ा, पर उसकी हार हुई। इस देश की ये महानायिका कारावास की अंधियारी कोठरी में खो गई। सुगंधा के सुख शांति वाले शासनकाल के बाद करीब 50 वर्षों तक राजनीतिक अस्थिरता की शुष्क आंधियां चलती रहीं। कश्मीर में अमन का हरा भरा वृक्ष सूख गया। इसी बीच कश्मीर के पड़ोस में लोहार एक महान साम्राज्य के रूप में उभरा। उस साम्राज्य के एक तरफ कश्मीर और दूसरी तरफ अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक फैला हिंदू शाही साम्राज्य था। इसी लोहार साम्राज्य की राजधानी लोहरेन में एक राजकुमारी दिद्दा का जन्म हुआ। नन्ही राजकुमारी अपंग थी। महाराज सिम्हराज ने उसे त्याग दिया और उसकी परवरिश वलजा नामक सेविका ने की। इधर राजकुमारी जवां हो रही थी, उधर कश्मीर में साल 950 ईस्वी में राजा पर्वगुप्त के पुत्र अय्याश राजकुमार क्षेमगुप्त ने राजगद्दी संभाली। उसने अपने ही मंत्री फाल्गुन की पुत्री से शादी की, पर फिर एक दिन शिकार के दौरान उसने दिद्दा को देखा। उसके रूप और वाक चातुर्य से आकृष्ट हुआ। वारिस की चाह में उससे शादी की। शुरुआत में दिद्दा को सामाजिक स्वीकार्यता नहीं मिली, क्योंकि उसकी अपंगता को अपशगुन की तरह देखा गया। फिर भी दिद्दा ने शासन में हाथ बटाया और फिर क्षेमगुप्त की चाहत और दिद्दा के लिए सम्मान इस कदर बढ़ा कि उसने अपने नाम के आगे दिद्दा का नाम लगाना शुरू किया। राजा क्षेमगुप्त से दिद्दा को एक पुत्र हुआ, अभिमन्यु। अभिमन्यु अभी छोटा ही था कि क्षेमगुप्त की असमय मृत्यु हो गई।
दिद्दा दोराहे पर खड़ी थी। ऐसे में क्षेमगुप्त और दिद्दा के विश्वास पात्र मंत्री नरवाहन की सलाह और अपनी सूझबूझ से सती होने की बजाय राज्य की बागडोर अपने हाथों में लेने का फैसला उसने लिया। दिद्दा को प्रजा का पूरा सहयोग मिला। उसने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए कई युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारी। स्त्री देश कश्मीर की इन 13 असरदार स्त्रियों की कहानियां न जाने कहां गुम हो गई। कभी राजसत्ता, कभी पितृसत्ता, तो कभी स्त्रियों ने खुद इन्हें वो महत्व दिया ही नहीं जिनकी वो हकदार थीं। लोक कथाओं से भी ये कैसे और कब धूमिल हुई किसी को खबर ही नहीं लगी। आज स्त्री देश की इन स्त्रियों और उनके कार्यों को समझने के बाद ये बात दावे से कही जा सकती है कि इन वीरांगनाओं ने कश्मीर और देश दुनिया को वो सब दिया जिसके लिए हमें इनका कृतज्ञ होना चाहिए था, और हम इन्हें ही भुला बैठे। इन स्त्रियों की कहानियां हमारी लोक कथाओं में शामिल होनी बेहद जरूरी है, ताकि न सिर्फ कश्मीर की बल्कि सभी लड़कियां इन महानायिकाओं में अपनी रोल मॉडल देख पाएं। इस फिल्म को देखने के बाद आपको गर्व महसूस हुआ होगा कि कैसे भारतीय भूमि पर अनेकों वीरांगनाओं ने अपने शौर्य की अमिट छाप छोड़ी। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नृत्य की। शास्त्रीय नृत्य भारत की एक समृद्ध और अनूठी सांस्कृतिक धरोहर है। भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, कथकली और मोहिनीअट्टम भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रमुख शैलियां हैं जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इनमें से कथक उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। जब हम कथक की बात करते हैं तो पंडित बृजमोहन नाथ मिश्र उर्फ बिरजू महाराज का नाम अनायास ही हमारे जहन में उभर आता है। बिरजू महाराज जब कथक किया करते थे तब मुद्राओं, भाव भंगिमाओं और अभिनय से ऐसा वातावरण बना देते थे कि देखने वाले उसमें खो जाते थे। आज हमारे इस खास सेगमेंट में हम आपको रूबरू करवाएंगे पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज से। तो आइए सुनते हैं कथक के महाराज बिरजू महाराज को। सागर जैसे कहते हैं, सागर बहता था घर में। 7 पुश्तों से एक ही बात की चर्चा थी, ताल, लय, स्वर और भंगिमा, सौंदर्य, नृत्य। तो शुरू से तो हमारे दिमाग में अम्मा ने भी वही भरा, दादी ने भी वही भरा, पिताजी ने, चाचा जी ने, तो एक ही साउंड था, घुंघरू, तबला, संगीत। तो वो हम तो 3 साल के थे, तो चलते फिरते लुढ़कते हुए वहाँ पहुँच जाता था। तालीम खाना मतलब नाम था तालीम खाना। पर वहाँ बैठ के तबला बजा रहा हूँ, कभी हारमोनियम बजा रहा हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा करने लगा था मैं बचपन से, शुरू से ही। कथक की शुरुआत जो है वो होते हड़िया तहसील जो है इलाहाबाद के पास, वहाँ एक गांव है किचकिला। तो वहाँ पर ये 989 घर कथक लोगों के थे, और वो लोग कोई तो गाना गाता था, कोई नाचता था, कोई कथा कहता था। तो हम लोग सब मिश्रा ब्राह्मण हैं, गर्गोत्र हम लोग का है, मिश्रा हम मिश्रा कह रहे थे। अगर मेरा नाम वैसे लेते हो तो बृजमोहन नाथ मिश्रा होता, पर महाराज करके मशहूर हो गए हमारे बाबा वगैरह, तो इसलिए बिरजू महाराज हो गए। लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि हम लोग कहाँ के हैं। बिल्कुल यूपी के मिश्रा हैं, गर्ग के ब्राह्मण हैं, कचकला गाँव के हैं। लखनऊ में इसलिए क्योंकि नवाब साहब ने जब बिला लिया वाहिद अली शाह ने, तो सब के सब आ गए भाई शहर। जैसे यहाँ अभी कोई किसी को कहो ना कि कहाँ गए हैं भैया, कमाने गए, कहाँ, कलकत्ता गए हैं भाई, वहाँ या बम्बई गए कमाने, तो पहले कमाने जाने के लिए जैसे कहते हैं ना, हम लोग लखनऊ चले आए। तो नवाब साहब ने घर घोड़े दे दिए, गाड़ी दे दी, पैसे दे दिए और बड़ी इज्जत की। और ठुमरी बाबा लिखते थे, तो ठुमरी तो नवाब साहब वही पसंद थी वाहिद अली शाह को। तो मामला जम गया भाई, वो भी ठुमरी का शौकीन, ये भी ठुमरी करने वाले। तो वहाँ पर इनका वहीं जम गए महाराज बाबा, हमारे महाराज बिंदादीन खालका महाराज। और मेरी ननिहाल है सुल्तानपुर, अम्मा हमारी सुल्तानपुर की थी, और वहाँ मामा वगैरह सब लोग थे। तो हम जाते थे वहाँ पर, जाके अपना हमने पानी भर के देखा कैसे पानी भरते हैं,
बैलगाड़ी कैसे चलाते, ये सब मैंने बहुत अनुभव किए ये सब चीज़। तो बिल्कुल मेरे मज़ा आते हो। अब बड़े शहरों में जब नाम हो गया तो इधर उधर घूम रहे हैं। देखिए लक्ष्मण महाराज हमारे चाचा थे, और मुग़ल आज़म, तीसरी कसम, पाकीज़ा, ये सब में लक्ष्मण महाराज हमारे चाचा, सगे चाचा थे। वहाँ तक तो गनीमत था। पर ये जो बाद की जो डांस मिक्स हुए हैं ना, आके वो फ्यूजन कन्फ्यूजन में तो बड़े चक्कर में रहता हूँ कि भाई देखो सीधी बात, मैं अपना काम करूँ, तुम अपना दिखाओ, पर हम तुम्हारे में हम नहीं मिक्स होना चाह रहे हैं। तो मैं आज तक भी नहीं करता हूँ। मैं अभी जितने भी बैले होते हैं हमारे, जो भी नृत्य सब हिंदुस्तानी साज होते हैं, उसमें काम करता हूँ। मेरा परिवार जो कि गुरु शिष्य परंपरा का ही कहलाता है, और आज सुनी 7 जनरेशन 7 पुश्त बीत गई हैं, और आज भी हम जो शिक्षा दे रहे हैं बिल्कुल उसी के अनुसार शिक्षा तालीम क्या होती है। तो ये इसके अनुसार हम लोग सब बच्चों को तालीम देते हैं। 600-700 बच्चे इस वक्त हमारे कला आश्रम में। बड़ी तकदीर ये अच्छी, मालिक ने बड़ी रहम किया कि बड़े मुश्किल से मेरा कला आश्रम की गुलमोहर पार्क में बिल्डिंग खड़ी हो गई, और बहुत सुंदर है। और उसके अब मुझे क्लासेस हमारी योगा की भी शुरू हो रही हैं, गाने की है, डांस की है, म्यूज़िक की है, तबले की है, और अब ये सब चीज़ें। और टाइम पर आकर लोग जो अच्छे प्रोफेसर्स हैं, जो अनुभवी, उनको बुलाएंगे कि बच्चों को समझाओ। ये शुरू हो रहा है धीरे धीरे। आप भी खुश होंगे अगर वो भवन देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और पेंटिंग भी हमारा शौक़ है। जब सन्नाटा हो जाता है तो हमें लगता है चलो कुछ ऐसा काम करें। तो अपने मन के लिए करता हूँ, लेकिन वो एग्जीबिशन के लिए नहीं, मैं अपने मन के लिए। और बना के खुश हो जाता हूँ, दोस्तों को कहता हूँ कैसा लगा, वो अच्छा लगा, बस हो गया। हमारा एग्जीबिशन इसी में चलता है। निसंदेह पंडित बिरजू महाराज हमारी धरोहर हैं। आइए अब एक धरोहर से आपको लेकर चलते हैं दूसरी धरोहर की तरफ, यानी संस्कृति संवाद के आज के आखिरी सेगमेंट मेरा गांव मेरी धरोहर की तरफ, जिसमें आप रूबरू होते हैं भारत के किसी एक गांव की विशेष लोक कला और वहां की परंपरा से। अब तक तो आप जान ही चुके होंगे कि मेरा गांव मेरी धरोहर भारत सरकार की अहम परियोजना नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अंतर्गत देश के सारे गांव का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। आज इस सेगमेंट में जानिए जम्मू और कश्मीर के बनी गांव के बारे में। खूबसूरत वादियों में बसा हुआ बनी प्राकृतिक सौंदर्य और प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाली माता शक्ति यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। बनी का खान पान अपने अंदर पहाड़ी स्वाद और सुगंध समेटे हुए है। सद्दर का साग, चिरौलियां और बबरू यहाँ परोसे जाने वाले कुछ विशिष्ट और स्वादिष्ट व्यंजन हैं। यहाँ पहनावे में पुरुषों द्वारा चोला पहना जाता है और महिलाएं दोद और जोजी पहनती हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन के दिन संपन्न होने वाली माता शक्ति यात्रा में आसपास के क्षेत्र के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। गांव में प्रत्येक वर्ष 25, 26 और 27 जून को आयोजित होने वाला छिंज मेला अपने कुश्ती दंगल के लिए प्रसिद्ध है। ये क्षेत्र कभी जंगल हुआ करता था, जो इस गांव के नाम से भी सिद्ध होता है। अपनी अतुल्य खूबसूरती और मंत्रमुग्ध करने वाले दृश्यों के कारण ये गांव कठुआ के मिनी कश्मीर के नाम से भी प्रसिद्ध है। उम्मीद करते हैं कि संस्कृति संवाद का आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और आपके सुझाव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप अपने सजेशंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हमारा ईमेल आईडी नीचे दिया हुआ है। आपसे फिर मुलाकात होगी प्रसार भारती के इसी मंच पर IGNCA के विशेष शो संस्कृति संवाद के साथ, जिसमें हम आपका परिचय करवाएंगे भारत की बहुरंगी संस्कृति से। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए और आप सब अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।